हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम। तो आज से हम एक नई सीरीज का स्टार्ट करने वाले। आज से सिलेबस स्टार्ट करने वाले हम सीईटी एडमिशन फॉर 11th क्लास जो एग्जाम होने वाली है। बहुत ज्यादा बच्चों के पास में बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर 11th क्लास में जो सीईटी की एग्जाम होने वाली सर, तो ये सीईटी के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आने वाले सर, जिसमें साइंस में थोड़ा हमें प्रॉब्लम जा रहा है, तो साइंस के वीडियोस बनाओ ताकि सर हम लोग उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम वो जान सके। तो मैं आज इसी को स्टार्ट कर रहा। आज से हमारी अबाउट 18 दिन के बाद में हमारी क्या है, 21 तारीख को सीईटी की एग्जाम होने वाली है। और उस 21 तारीख को होने वाले उस एग्जाम के अंदर में हमको 10th क्लास का पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। तो 10th क्लास का साइंस होगा, 10th क्लास का मैथमेटिक्स होगा, 10th क्लास का सोशल साइंस होगा। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, मैं साइंस का पूरा सिलेबस इन 18 दिन के अंदर में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि इसके अंदर में मैं जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो कैसे एमसीक्यूज पूछेगी और उसको कैसे सॉल्व करना है, उन सब चीजों का आपको तरीका बताऊंगा। कैसे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाना है, कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से ट्रिक्स है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर में दूंगा। तो लास्ट तक के वीडियो को बराबर देखना। हर चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे बच्चा पार्टी। तो देखो यार, मेहनत तो करना पड़ेगा। हमने 11th क्लास में अगर एडमिशन अच्छे कॉलेज में लेना है तो अच्छे कॉलेज में लेना है, तो अच्छे कॉलेज में लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको सीईटी का अच्छा स्कोर करना ये बहुत जरूरी है। अगर आपने सीईटी में स्कोर अच्छा नहीं कर पाए तो आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। जो कॉलेज आपको चाहिए ना, वो कॉलेज आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको सीईटी का स्कोर, बच्चा पार्टी किसका स्कोर, सीईटी का स्कोर क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है बच्चा पार्टी, ये आपके 18 दिन जो लाइफ के है, ये डिसाइडिंग है कि आपको एक अच्छी बेहतर कॉलेज मिलने वाली है या आपको एक कोई घिसी पिटी रद्दी सी कोई कोने काने में बैठने वाली कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करनी है। देखो यार, सही बात है, आपको अगर अच्छी कॉलेज चाहिए तो आपको स्कोर करना पड़ेगा। बार बार बता रहा हूं। तो स्कोर करने के लिए क्या, घर में बैठ जाएंगे कीर्तन करेंगे तो होगा ना मुन्ना। इस 18 दिन को इस तरीके से बनाओ कि ये 18 दिन नहीं, ये मेरे करने के लिए, किसी भी चीज को उस एडमिशन पाने के लिए मेरे लाइफ के बहुत ही ऐसे अनमोल डेज हैं। अब इस अनमोल डेज में आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से सीईटी का क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। बस भूल जाओ सब चीजें थोड़ी देर के लिए और पढ़ो जितना भी टाइम मिलता है। वो 10th की साइंस पढ़ो, 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखो कैसे एमसीक्यूज पूछा जाता है, और यार सोशल साइंस वगैरह को देखना स्टार्ट कर दो। एक दिन दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसी नोट के साथ में चलो हम स्टार्ट करते हैं साइंस का सिलेबस, क्योंकि हमारे पास में बच्चा पार्टी टाइम कम है। हम आज एक चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे, चैप्टर फर्स्ट सेकंड हम कवर करने का प्रयास करेंगे जितना भी हो सकता है। तो आज के लेक्चर का हमारा मोटो पहले फर्स्ट चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस को क्या करवाना, कवर करवाना। तो तुम्हारा 10th क्लास का साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर था ग्रेविटेशन। सबसे फर्स्ट चैप्टर है बच्चा पार्टी ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन के अंदर में आपको पहला चैप्टर है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसके अंदर में बहुत सारे फॉर्मूलेज है और बहुत सारे क्या है, इसके अंदर में कुछ लॉज है, थ्योरीज है, बहुत सारी चीजें। कुछ याद आ रहा है क्या, थोड़ा सा सोचो इस चैप्टर के बारे में, कुछ याद आ रहा होगा, थोड़ा सा क्विक रिवाइज करेंगे चैप्टर को, एंड क्विक रिवाइज करने के बाद में हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। और हमारा उद्देश्य है अच्छे पूरे एमसीक्यूज को कवर करवाना। सारे एमसीक्यूज जो हो सकता है कि मुझे लगता है कि वो पूछे जा सकते, एग्जाम में आ सकते, ऐसे एमसीक्यूज को कवर करवाना। लेकिन उसके यार कुछ कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना जरूरी है। जैसे क्या होता है ग्रेविटेशन किसे बोलते हैं, तो ये सब चीजें आपने पढ़े हो। तो बस इतनी बात है बच्चा पार्टी, आपको याद करो। ग्रेविटेशन को याद करने से पहले उन न्यूटन सर को याद कर लो यार। न्यूटन सर को याद कर लो। न्यूटन सर जब घर से जा रहे थे, हाइपोथेटिकल थ्योरी है, अगर जब वो किसने लाया ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट, किसने लाया, फंडा किसने लाया था, न्यूटन सर ने लाए थे, सर इशाक न्यूटन सर। जब वो घर से निकले थे, कहीं तो भी जा रहे थे, अपना बोरिया बिस्तर पकड़ के, अपने धुन में रहते बेटा साइंटिस्ट लोग। तो समझ में बात आ रही, चल रहे थे, एक जगह टायर्डनेस फील हुआ, थक गए, बैठ गए। वो पेड़ एप्पल का था। वो पेड़ किसका था, एप्पल का पेड़ था। एप्पल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठने के बाद में सोचने लगे, थोड़ी देर में क्या हुआ, वहां से एप्पल टूटा। अच्छा हुआ एप्पल ही टूटा, एक आध अगर ब्रांच वहां से टूटती ना तो सीधे आप सर पे गिर जाती न्यूटन सर की। तो एप्पल टूट गया बच्चा पार्टी, एप्पल नीचे गिरा, देखते ही न्यूटन सर ने सोचना स्टार्ट कर दिए कि एप्पल जो हवा में लटक रहा था, एप्पल हवा में लटक रहा था, लेकिन एप्पल हवा में लटक रहा था, लेकिन उसके पास ऊपर भी जगह खाली थी, लेफ्ट में भी जगह खाली थी, राइट में भी जा सकता था, वो किधर भी ऑब्जेक्ट जा सकता था, वो नीचे क्यों आया।
वो नीचे क्यों आया, वो इधर उधर क्यों नहीं गया, ये सर के बिल्कुल दिमाग में चल रहा था। फिर उनके माइंड में और भी आया, मैं बड़ी बकेट को उठाता हूँ, बोले उठाने के लिए ताकत लगती है लेकिन छोड़ने के लिए कोई ताकत नहीं लगती, छोड़ने के लिए कोई ताकत लगती है, बोले आसानी से वो सीधे नीचे ही चले जाती है। मैं इस पेन को पकड़ के रखा हूं, मुझे पकड़ के रखने के लिए ताकत लगती है, ऊपर फेंकने के लिए ताकत लगती है, नीचे के लिए कोई ताकत नहीं लगती। तो इसका मतलब उन्होंने फिर अनुमान लगाया, बोले ऐसा कुछ ना कुछ तो फंडा होगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है कि जो अर्थ के तरफ क्या कर रही है, वो खींच रही है। तब जाकर के उन्होंने कंक्लूजन लगाए कि बोले दुनिया में जो दो बॉडीज होती है, बोले कोई भी दो बॉडीज, उनके बीच में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बोले एक दूसरे के तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। जैसे आप दो फ्रेंड भी पास पास में बैठे हो ना बच्चा पार्टी, तो आप दोनों के बीच में भी क्या है ना बच्चा पार्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो दोनों का मास सेम होने की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, निग्लिजिबल होता है, तो फील नहीं हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन है। समझ में बात आ रही है? तो वो जो है, तो दुनिया में दो ऑब्जेक्ट, तो फिर और सवाल माइंड में उठा कि अर्थ के तरफ जो गई ना, अर्थ के तरफ यार, अर्थ के तरफ अगर क्यों गई, ये क्यों गया, ये एप्पल क्यों आया, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं गई, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं गई, दो ऑब्जेक्ट के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो जनरली बात करें तो वहां पर उन्होंने बताया उस समय पर कुछ फार्मूलीज में चैप्टर के लेना चाहता हूं, इस चैप्टर में फार्मूलीज कैसे आते हैं ये मैं चैप्टर में लेना चाहता हूं, फार्मूला कैसे। तो बच्चा पार्टी, तो पहला फार्मूला क्या था, फोर्स का था, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है मालूम है आपको, पढ़े होगे आपने, फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन इस केस में मास इनटू क्या होता है, ग्रेविटेशन, ये एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, जी होता है। वो कैसे होता है बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो इतना समझ लो, अगर बात कर रहे हो तो इतना चीजें आपको समझना है। तो फिर देखो मैं फार्मूले भी बताता हूँ और आपको उसका थ्योरी भी बताते चलता हूँ। आपको थ्योरी से कोई लेन देन नहीं है, आपको फार्मूले से लेन देन है। समझ बात है, चैप्टर में पूरे फार्मूले से लेन देन है। तो बच्चा पार्टी क्या हो गया, फोर्स बोला, फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और वहां ग्रेविटी बोले एक्सेलरेशन, तो उसकी वजह से वो आ रहा है, तो यहाँ F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब दूसरी चीज बोले, फिर अब सवाल माइंड में था, अर्थ क्यों नहीं गई उस एप्पल की तरफ, वो एप्पल क्यों आया, तो इसके पीछे वजह देखो, बोले उन्होंने एक लॉ दी जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक लॉ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका स्टेटमेंट था कि बोले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, force of attraction between the two bodies is directly proportional to the square of distance between them. Directly proportional to the, no, directly proportional to the product of masses. Directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the distance between them. तो देखो बच्चा पार्टी, हल्ला नहीं, ध्यान दो, बिल्कुल समझा देता हूँ। बच्चा पार्टी ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है बच्चा पार्टी। ये अगर इसका अगर फोर्स है, इसका फोर्स इधर एक्सर्ट हो रहा है, इसका फोर्स किधर हो रहा है, इधर, क्योंकि दो बॉडीज के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो बॉडीज के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दो बॉडीज के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा। ये दो बॉडीज है जो एक दूसरे की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो भाई इसका मास एक m1 है, इसका मास क्या m2 है, कंसीडर कर लो, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और तो मास दो है, अलग अलग है, और उसके बाद में ये इनके बीच में का क्या है बच्चा पार्टी, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है, समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने एक फोर्स का फार्मूला बताया है, फोर्स के लिए फार्मूला बताया कि क्या बोले, जो दो बॉडीज के बीच में का, जो दो बॉडीज के बीच में का जो अगर बात करोगे डिस्टेंस होता है उसको d बोलना है। पुराने सिलेबस में r बोले थे, इसमें रिवाइज सिलेबस में d है, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं भाई, मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट को एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने बोला इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो कितने मास है यहाँ, 50-60 नहीं, दो ऑब्जेक्ट का मास है, क्योंकि दो बॉडी के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका दो का मतलब क्या हो जाएगा, m1 एंड m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब या इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/2 हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब d है, तो ये क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो दोनों इक्वेशन को अगर मान के चलो कि आप ऐड करते हो तो फार्मूला कैसा बन जाता है बच्चा पार्टी, f इक्वल टू क्या बन जाता है यहाँ पर, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा हो जाता है, m1 क्या होता है, m2 अपॉन में कैसा होता है, d का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चा पार्टी, लेकिन यहां पर मुझे प्रॉब्लम वाली बात है कि
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करना है, हटाना है। तो यह इक्वल टू कर दिया तो यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आ गया जो हर जगह सेम होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और इसमें क्या बन गया m1, क्या बन गया m2 और ये क्या हो गया d का स्क्वायर। तो दिस इज द फार्मूला फॉर फोर्स, दिस इज द फार्मूला फॉर फोर्स। एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, और अब मैंने बता दिया सेकंड नंबर पे फार्मूला कौन सा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में क्या हो सकता है d का स्क्वायर, या और में इसको बोल सकते हैं g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में क्या हो गया d का स्क्वायर, क्योंकि एक को कैपिटल M बोला दूसरे को छोटा। तो अब मैं बताता हूं कैसे, क्यों एप्पल अर्थ की तरफ आया, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं गई, क्योंकि अर्थ का मास देखो और एप्पल का मास देखो, इसमें आपको बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस, तो जिसका मास ज्यादा उसका क्या होगा, फोर्स ज्यादा। तो इसीलिए उसने अर्थ ने क्या कर दी, किसको खींच ली, एप्पल को खींच ली, और एप्पल की तरफ अर्थ नहीं गई, अर्थ की तरफ कौन आई, एप्पल आई। उम्मीद कर रहा हूं बच्चा पार्टी बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ रही होगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फार्मूले कैसे आते हैं वो बता रहा हूं, रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपने पास में समय कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो अगर बात करते हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब फार्मूले बहुत सारे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। अगर इस चैप्टर में बात करेंगे तो यहाँ पर फिर उसके बाद में न्यूटन सब्जेक्ट मोशन आएगी, मोमेंट आया तो मोशन का कॉन्सेप्ट आया, मोशन का कॉन्सेप्ट आया तो न्यूटन बाबा पीछे रहने वाले नहीं है, उन्होंने तीन मोशन के लॉज दे दिए है ना, 3 लॉ दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिए, जिनके अंदर में उन्होंने बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर में एक इक्वेशन दिए कि जो बोले वेलोसिटी जो होती है बोले v इज इक्वल टू क्या बोले कि u प्लस क्या होती है बोले at होती है, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अगर बात करोगे v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस क्या था, at था। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर मोशन, समझ में बात आ रही। दूसरी बात इसके अंदर में सेकंड इक्वेशन अगर इसके अंदर में आया तो यहाँ पर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट के लिए दिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो s इज इक्वल टू क्या दी, ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। लेकिन यहाँ सब ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है तो सब और में निकल जाएंगे, ये एक्सेलरेशन क्या होगा, रिप्लेस करेगा और g से। एक्सेलरेशन होता है लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू किससे होता है, ग्रेविटी, जो अर्थ और इसके बीच में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो इसमें बच्चा पार्टी ये क्या बन जाएगा, u प्लस gt हो जाएगा, और ये r में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ut प्लस 1/2 कितना, gt का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन था। उसके बाद में न्यूटन सर ने थर्ड इक्वेशन दिए, उसमें उन्होंने वेलोसिटी का स्क्वायर था u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as था, लेकिन यहाँ ग्रेविटी का बन रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और u स्क्वायर तो जैसे का वैसा रहेगा प्लस ट्वाइस gs बन जाएगा, क्योंकि हर जगह क्या होगा, आपको एक्सेलरेशन को यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करना है, हर जगह ये क्या करना है, कंसीडर करना है बच्चा पार्टी। अब इसके बाद में और कुछ फार्मूले आए, अगर बात करते हो तो और कुछ चीज आई, फिर ये g क्या है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है कि ये g कहां से आया, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो g का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, कि कोई भी अर्थ जो होती है अर्थ वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या करता है अर्थ अकेले ही अपने अलोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी अनदर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, खींचती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जिसका फार्मूला है g, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैपिटल G का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल g का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये g कैपिटल M अपॉन में क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। मैं बस रिवाइज करवा रहा बच्चा पार्टी, क्योंकि चैप्टर पढ़े हुए आप लोगों ने पढ़े हो, मुझे एमसीक्यूज पढ़ाना है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ फार्मूले मालूम होने चाहिए, और इस वजह से यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ बच्चा पार्टी। समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और याद रखना बच्चा पार्टी, अर्थ की ग्रेविटी जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है, और दिस द कांस्टेंट वैल्यू फॉर द अर्थ सरफेस, दिस द कांस्टेंट वैल्यू फॉर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस बोल रहा हूँ, बाकी जगह नहीं, मैं अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूँ, समझ बात आ रही है। और ये वैल्यू जो होती है ये अल्टीट्यूड पर ऊपर भी जाओगे तो कम होती है, और लैटिट्यूड में जाओगे, डेप्थ में भी जाओगे तो क्या होगी, कम होगी। सेंटर में जीरो होती है, अर्थ के सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो, सबसे ज्यादा कहीं होती है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी। तो इतने फार्मूलेज की हमको जरूरत गिरने वाली है इस चैप्टर में समझने के लिए, और भी कुछ फार्मूले एडिशनल आएंगे तो मैं उस पर और बताऊंगा। समझ बात आ रही। तो इसी पॉइंट, इसी तरीके से फार्मूले को एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स।
तो देखो बच्चा पार्टी, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी धमाकेदार चीज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है पहले समझ लो। पहला क्वेश्चन बोला कि द मैक्सिमम वेट ऑफ द बॉडी इज, मतलब किसी भी बॉडी का मैक्सिमम वेट कहां होगा। मैक्सिमम वेट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि वेट किस पे डिपेंड है। वेट किस पे डिपेंड है? फोर्स। किसके डिपेंड है? फोर्स। देखो बच्चा पार्टी, एक बात याद रखो, वेट किस पे डिपेंड है? वेट W। वेट किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। वेट किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। वेट फोर्स के बराबर, और फोर्स सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? फोर्स का फार्मूला क्या है? mg, मास इनटू ग्रेविटी। और मुझे बताओ, मास इनटू ग्रेविटी अगर इसका फार्मूला है तो मास तो कभी चेंज नहीं होता। मास तो कभी चेंज नहीं होता बेटा, ना मुन्ना। कभी किसी भी बॉडी का मास होता है, कहीं भी जाओगे तो उतना होगा, कंटेनिंग क्वांटिटी उतनी होगी, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, वो जितने का उतना रहने वाला है। तो चेंज क्या होती है? ग्रेविटी। चेंज क्या होती है? ग्रेविटी। तो जहां ग्रेविटी ज्यादा वहां पर क्या होगा बच्चा पार्टी? वेट भी ज्यादा। समझ रहे हो ना मैं कैसे कॉन्सेप्ट लिया? जहां ग्रेविटी ज्यादा, क्योंकि सीधे से डिपेंड करता है वेट किसका ऊपर डिपेंड होता है? फोर्स। जितना फोर्स उतना वेट, और फोर्स का फार्मूला मास इनटू ग्रेविटी। मास कभी चेंज नहीं होता, तो क्या चेंज होती है? ग्रेविटी। तो जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा? वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैंने बच्चा पार्टी आपको बताया कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा, क्योंकि ऊपर भी जाते, अगर मैं एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बात करूं तो जीरो है। अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी क्या होती है? जीरो। तो वहां तो वेट बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में बात आ रही है? उसके बाद में इनसाइड द अर्थ मैंने बताया कि सरफेस से नीचे अगर जाते हैं तो डेप्थ में जैसे जैसे जाते हैं तो जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी, मतलब हम वो जीरो की तरफ ग्रेविटी कम हो रही है। ग्रेविटी कम हो रही है मतलब कौन कम हो रहा है? वेट कम हो रहा है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर ज्यादा, ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हाइट में, अल्टीट्यूड में भी क्या होती है? कम होती है। तो मतलब क्या आएगा? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर वेट भी सबसे ज्यादा होगा। मींस करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्या हो जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ, क्या हो जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ, क्या बोलोगे? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसका रीजन ये है क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स। और फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू जी। मास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और जी की वैल्यू के ऊपर ड्यू टू दिस, क्या बोलोगे? ड्यू टू दिस, क्या बोलोगे? वैल्यू ऑफ जी, क्या बोलोगे? वैल्यू ऑफ जी डिसाइड, क्या बोलोगे? डिसाइड द वेट। वेट डिसाइड द वेट, के वैल्यू ऑफ जी वेट को क्या करेगा? डिसाइड करेगा। अगर वैल्यू अगर जी की ज्यादा है, एंड वैल्यू क्या बोलोगे? वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या बोलोगे? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम। अर्थ इज मैक्सिमम। तो ये वैल्यू क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। मास मतलब उसकी वैल्यू मतलब ज्यादा होगी, और सरफेस के ऊपर में ज्यादा है, इसी वजह से वहां पर क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी। तो ले लो स्क्रीनशॉट, टेकन आउट। हाँ देखो बच्चा पार्टी, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है कि द टाइप ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द चार्ज बॉडीज। अब चार्ज बॉडीज बोलते ही समझ में आ रहा है कि चार्ज बॉडीज अगर है तो अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे आ जाता है, तो वहां पर पहली बात तो बता दूं, अपोजिट चार्ज जब होगा तो अपोजिट चार्ज अगर बॉडीज होती है एक की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। समझ में बात आ रही? तो वहां पर बोलता है कि कौन सा फोर्स होगा। तो पहली बात तो बता दूं, अगर उसके अंदर में बात अगर करें तो पहली बात तो उसके अंदर में किसी प्रकार से अगर बात करोगे मस्कुलर फोर्स तो होगा नहीं, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये भी दो अपोजिट एटम्स के बीच में, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है। अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ओनली ग्रेविटेशनल होगा ऐसा नहीं है। समझ में आता है? ओनली इलेक्ट्रिकल होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स में भी अपोजिट चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपोजिटली चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, चार्ज पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, अपोजिट है वो मूवमेंट करते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। मतलब यहां भी होता है, लेकिन ओनली इलेक्ट्रिकल में होता है ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिकल में भी होता है, ग्रेविटेशन में भी होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल इसमें भी क्या होगा कि अगर बात करोगे फोर्स होगा अपोजिट चार्ज बॉडी में, और
ग्रेविटेशन में भी होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो बच्चा पार्टी कहां पर है, ऐसा ऑप्शन कहां है। अगर बात करो ऐसा देख लो ऐसा ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है, बहुत इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिकल। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि दोनों के अंदर में आपको क्या दिखेगा, फोर्स दिखेगा। मतलब बोथ, क्या बोलोगे, बोथ ग्रेविटेशनल क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आसानी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। तो देखो भाई ये थर्ड क्वेश्चन फिर से मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वैल्यू ऑफ जी में यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, ये वैल्यू ऑफ कैपिटल जी है, ठीक है, ये कैपिटल जी है, वैल्यू कैपिटल जी की पूछा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी मतलब, ये जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो बता दो बच्चा पार्टी, पहली बात तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो हर जगह क्या होती है, सेम होती है। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। कितनी होती है उसकी वैल्यू, 6 पॉइंट कितना बोला, 6.67 × 10⁻6.67 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -11, इतना होगा ना, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है। ये इसको, इस वैल्यू पर इसको किसी के भी नेचर से, किसी के भी अगर बात करेंगे साइज से, इंटरैक्टिंग बॉडी के नेचर के ऊपर, या किसी इंटरैक्टिंग बॉडी के साइज के ऊपर, या मास के ऊपर, या डेंसिटी के ऊपर, या किसी तरीके से वॉल्यूम के ऊपर, किसी के ऊपर में कभी भी जी की वैल्यू डिपेंड नहीं होती। मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है, और वो वैल्यू में से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जितने की उतनी रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ कह दिया नेचर, नेचर मैंने पहले बोला, नेचर साइज मास वेलोसिटी, अगर सॉरी बात करते वॉल्यूम डेंसिटी, इन किसी के ऊपर उसकी वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी तुम्हारा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इसके अंदर में क्या आएगा, नन ऑफ दीज रहेगा। क्या आएगा, नन ऑफ दीज। क्यों, इसका वजह क्या है कि द वैल्यू ऑफ, एक चीज याद रखना, द वैल्यू ऑफ अगर बात करोगे जी, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट, अगर बात कर डू नॉट, क्या बोलोगे, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन मास, साइज, नेचर, मास, साइज, नेचर, डेंसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम, एक्सेट्रा आफ्टर सम। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्या होगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और वो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का क्या होता है, स्क्वायर। और ये हमेशा कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब उस पे इन सब चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। देखो बच्चा बड़ी चौथे नंबर का क्वेश्चन है। हाँ भाई, अब इस चौथे नंबर के क्वेश्चन में अगर बात करते हो तो बड़ा मस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम। अब वो अर्थ के सेंटर में बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि जब भी अर्थ के सरफेस से हम नीचे नीचे जाते हैं, तो जहां से नीचे नीचे अगर अर्थ के सरफेस में डेप्थ में गए तो वैल्यू क्या होती है, अगर बात करोगे वैल्यू बिल्कुल सिंपल काम है कि वो डिक्रीज होती जाती है, और जब हम सेंटर तक के पहुंच जाते हैं ना, तो वहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वहां पर वैल्यू क्यों जीरो हो जाती है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। अर्थ के सेंटर के मास को हम जीरो कंसीडर करने का प्रयास करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, वहां मास ही जीरो कंसीडर कर दिए तो मतलब ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड जीरो ये इज द फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कैसी होती है, जीरो हो जाएगी। ज्यादा कोई दिमाग लगाने का क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, तो ज्यादा बताने से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, जीरो। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखो बच्चा पार्टी, ये सीईटी का 5वां क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का हमारा 5वां क्वेश्चन। अबे 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि जी इज अ वेक्टर। जी क्या है, बोले वेक्टर है। अब दुनिया में दो प्रकार की क्वांटिटी है मेनली, अगर बात करें तो, अगर मैं 10th क्लास के लेवल तक के बोल तो 3 है, पर तीसरे वाले को रोक देते हैं। समझ में बात आ रही है, टेंसर क्वांटिटी वगैरह हम रोक देते हैं, हम दो की बात कर लेते हैं, स्केलर वेक्टर की बात कर लेते हैं। दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी की जिसको ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसका ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब फिजिक्स में वैल्यू होता है।
मैग्नीट्यूड का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, वैल्यू। जैसे मैंने बोल दिया उसके वैल्यू के साथ में यूनिट बता दिए, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, जैसे मेरा मेरा मास अगर है तो मास ये मेरी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास में सिर्फ उसका, देखो मैं मास बताऊंगा तो मैं बताऊंगा 50 केजी 60 केजी बताऊंगा, तो मैं 50 केजी और 60 केजी अगर बताया तब जाकर के मतलब क्या हो गया, मेरा मास एक नंबर में मैंने बताया, लेकिन मेरे को मास को बताने के लिए मैं इधर गिना मास को उधर गिना, कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन ग्रेविटी के लिए डायरेक्शन है, क्योंकि अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड है ना, तो मास के अंदर में अगर बात करोगे डायरेक्शन भी आता है और मैग्नीट्यूड भी आता है, तो मैं किसके अंदर में, ग्रेविटी के अंदर में। मतलब इतनी बात है कि ये अगर बात करोगे तो मतलब क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड है। अब मुझे बताओ, तो इस तरीके से अगर बात है, दोनों चीजें आ गई है, तो पहली बात तो क्या बोलता है, वेक्टर कंफर्म हो गया, और इसकी डायरेक्शन किसके तरफ होगी बोले, तो डायरेक्शन क्यों आया, तो क्योंकि वैल्यू के साथ में अगर बात करोगे डायरेक्शन आता है, वेक्टर क्वांटिटी है करके डायरेक्शन आया, समझ आ गई। तो क्या बोलता है, सेंटर ऑफ द, अब किसके सेंटर के ऊपर होगी, तरफ होगी, सीधी बात है, बॉडी तो खुद के सेंटर के तरफ नहीं जाएगी, समझ बात आ रही है, सीधी बात है, बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है, समझ बात करके अगर बात करोगे तो डायरेक्शन ऑफ द टुवर्ड द सेंटर की तरफ है, तो मतलब किसके सेंटर की तरफ, ऊपर तो नहीं जाएगी ना उसकी बॉडी की तरफ। दूसरी बात, सन की तरफ तो नहीं जा रहा है ऑब्जेक्ट, और सन की तरफ थोड़ी जा रहा है, सन की तरफ जा रहेगा कोई ऑब्जेक्ट, में इसको फेंका, अरे सन पे चला गया, वाह 2-4 दिन के बाद में मिल के आ रहा है सन को, हाय हेलो बाय बाय करके, ऐसा है क्या, नो। उसके बाद में अगर बात करोगे तो, लेकिन अर्थ की तरफ आ रहा है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ, किसके तरफ आ रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अर्थ सेंटर, किसके सेंटर की तरफ, अर्थ। कोई भी बॉडी जो होती है, जो वो एक्टिव, उसकी ग्रेविटी होती है, वो किसके तरफ होती है, डायरेक्शन किसके तरफ होता है, अर्थ के डायरेक्शन में। थ्योरेटिकल बिल्कुल क्वेश्चन है, आंसर है इसका सी, क्या बोलोगे, अर्थ की तरफ, किसके सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। समझ बात आ रही है, हमेशा याद रखना जी का जो डायरेक्शन होता है वो किसके सेंटर की तरफ होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। छठवां क्वेश्चन बच्चा पार्टी, देखो अब इस छठवें क्वेश्चन में बड़ा मजेदार काम है यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मामला है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मामला को समझना है, तो आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या हो गया, g = क्या हो गया, gm अपॉन में क्या हो गया, r का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, समझ बात आ रही, क्या होता है, gm अपॉन में क्या होता है, r का स्क्वायर होता है, समझ बात आ रही है, मैंने क्या बोला। अब इस फार्मूला इसका होता है, इससे इसका क्या निकालना है, आपको यूनिट निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट। अब इसका यूनिट निकालोगे तो ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे, फार्मूला पहले देख लो। पहली बात तो चलो यार एक्सेलरेशन का फार्मूला देख लो। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला, तो क्योंकि वहीं से आया, देखो बता रहा मैं फटाफट। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी, क्या बोलोगे, वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा क्या फार्मूला, चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोलोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, तुम्हारा टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है कि नहीं होता। तो बच्चा पार्टी चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, v माइनस क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जैसे का वैसा। आपको मालूम है यूनिट वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसको मैं वेलोसिटी कंसीडर कर सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी को मैं कंसीडर कर सकता हूं, वेलोसिटी बोल सकता हूं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड डिवाइड में टाइम है, इसका भी सेकंड, इधर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नजर मार लो, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या वहां पर, तो है ना बच्चा पार्टी, ये ऑप्शन है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ओके बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूं यार समझ में आ रहा, बड़े इजी क्वेश्चन सर, बड़े इजी क्वेश्चन सर, बड़े इजी क्वेश्चन। लिखो टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चा पार्टी, अब ये जो है 7वां क्वेश्चन, आज का हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो इसमें क्या है, बहुत इजी है। इफ द सिंबल ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग gm upon r का स्क्वायर इज इक्वल टू gm upon r का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज इक्वल टू gm upon में क्या होता है, r का स्क्वायर। ये तो फार्मूला है सीधा सीधा ग्रेविटी का, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बाजी, है ना बच्चा पार्टी, सी नंबर का ऑप्शन, सी नंबर का ऑप्शन है, क्योंकि फार्मूला कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पर जी आ जाएगा, समझा ना बिल्कुल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, वो फार्मूला है, फटाफट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। हाँ देखो बच्चा पार्टी, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। आपको क्या बोलता है, इन फोर्स में से दिए गए फोर्स में से आपको वीकेस्ट फोर्स कौन सा है करके पता करना है।
अब जरूरी नहीं बच्चा पार्टी की यही ऑप्शन आपको दिए गए हो एग्जाम में, और जरूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको उतने में से आएंगे। मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछने वाले हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हो, लॉजिक कैसे लगाते हैं, है ना, कैसे आंसर ढूंढते हैं। आप और भी क्वेश्चन वहां पर ऐड कर सकते हो, उनके लॉजिक्स लगा सकते हो। मेरे से जितने हो सकते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। समझ में बात आ रही ना बच्चा पार्टी? तो देखो यार, इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मुझे बच्चा पार्टी एक चीज तो समझ में आ रही है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होता ग्रेविटेशन से, अगर मान लो तो ग्रेविटेशन और इसको कंपेयर करता हूं मैं, इसको ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंपेयर करता हूं। देख बच्चा पार्टी, मैंने क्या किया, मार्कर से यहां पर लिखा, मार्कर पेन से यहां पर लिखा, मार्कर पेन से यहां पर लिखा, मार्कर पेन से लिखा तो मार्कर की इंक जो है, मार्कर की इंक और बोर्ड, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, और उस अपोजिट चार्ज वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये जो इंक इससे चिपक रही ना, इंक इससे बोर्ड से चिपक रही ना, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो अपोजिट चार्ज के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अपोजिट चार्ज, जैसे मैं अगर मान के चलो ऐसे 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 रबिंग करता हूँ, फिर अगर तुम अगर छोटा सा टुकड़ा पकड़ लो किसी कागज का, मस्त चिपकना स्टार्ट करता है, तो ग्रेविटेशन तो वहां भी है, ग्रेविटेशन तो वहां भी है, अर्थ खींच रही है, लेकिन वो टुकड़ा चिपका है उसको, मतलब ग्रेविटेशन से ज्यादा फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब एक बात तो हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट फोर्स नहीं है, इतना तो क्लियर हो गया। और ग्रेविटेशन उससे क्या है, वीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जब क्या होता है, जो रेडियोएक्टिव एटम्स होते हैं, जो उनका स्पोर्ट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह होते हैं, उनमें उनके एटम्स को बम्बार्डिंग करके उनके एटम्स को क्या किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है, और वहां लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, एनर्जी क्या निकलती है वहां से, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो। समझ में आता है? मतलब ये भी ग्रेविटेशन से क्या है, वीक है। समझ में आता है? मतलब ग्रेविटेशन से अगर बात करोगे, ग्रेविटेशन न्यूक्लियर से भी वीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में अगर उसके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही हो, वो आयरन कंटेनिंग चीजों को क्या करता हो, एब्जॉर्ब करता हो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलते हैं, फोर्स होते हैं। जैसे आप क्रेन्स वगैरह बहुत से बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसमें क्या करते हैं, ऐसा आयरन का प्लेट लिया जाता है बहुत बड़ा, उसको इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट किया जाता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, पर प्रोड्यूस करने के बाद उसके अंदर में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। कैसी प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। और वो आयरन के जो बड़े बड़े जो पीस होते हैं उसको भी वो अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका देता है अपने साथ, और वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस में लेके जाता है। मतलब यार यहाँ भी ग्रेविटेशन से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या स्ट्रांग है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को रिमूव कर देते, बटन को ऑफ कर देते, वो छोड़ देता है। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी वजह से मैग्नेटिज्म था, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशन फोर्स से क्या है, स्ट्रांग है। तो इन चारों में से वीक फोर्स कौन सा हुआ, इन चारों में से वीक फोर्स कौन सा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीक फोर्स, मींस करेक्ट ऑप्शन इज बी, जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है बच्चा पार्टी चारों में से। समझ में आ रहा है? टेक स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। हाँ देखो बच्चा पार्टी, बहुत मस्त क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। केपलर सर ने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज दिए थे, तो पक्का बात मालूम है, ये तो देखते ही समझ में आ गया। समझ बात आ रही है, ये पक्का देखती समझ में आया। केपलर के प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज थे। अब पहली बात, एरिस्टोटल क्यों नहीं, तो एरिस्टोटल इसलिए नहीं, मुझे पहला मैंने ऑप्शन दिखा एरिस्टोटल, मैंने एरिस्टोटल इसलिए नहीं लिया, एरिस्टोटल का संबंध फिजिक्स से था ही, एरिस्टोटल का संबंध बायोलॉजी से, एरिस्टोटल का संबंध किससे, बायोलॉजी से, उनका संबंध किसी प्रकार से फिजिक्स से था नहीं, क्योंकि वो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। उन्हें जीव कैसे आया, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें के बारे में बताए थे, वो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर कोई किसी को बोलता है वो है एरिस्टोटल, तो फिजिक्स से लेन देन ही नहीं भाई उनको, तो मैंने इसको हटा दिया। दूसरा बी नंबर पर गया तो मुझे दिख गया केपलर सर ने बताए थे, मैं सी डी को तो देखूंगा ही नहीं यार, क्योंकि वो तो मेरे को नाम सुने हुए ही नहीं लग रहे। समझ बात आ रही है, तो उनसे कोई मतलब ही नहीं मेरे को, मैंने ठोका आंसर बी नंबर पर। मारो बी नंबर पर केपलर, कौन सा हो गया, केपलर इज द करेक्ट आंसर। कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। हाँ देखो बच्चा पार्टी, बहुत जबरदस्त, और ये हमारा दिमाग खाने वाला क्वेश्चन, ये हमारा दिमाग खाने वाला क्वेश्चन। इसमें हमारे दिमाग की पूरा टेस्ट होने वाला है, किस तरीके से इसको बनाते हैं। अभी तक तो बड़ा आसान लग रहा था बच्चा, अब कहानी तो यहां से शुरू हो रही है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एसआई यूनिट ऑफ जी, अगर एसआई यूनिट जी का क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर है।
अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का अगर क्या स्क्वायर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो बी यूज्ड एज द एसआई यूनिट फॉर जी। तो इसी के लिए चलो, तो अब यहाँ पर इसके लिए ऐसा कौन सा यूनिट है वो देखना है। अब मतलब ये जितना तो इसी के बराबर, तो बच्चा पार्टी इसके लिए अपने को कंपेयर करना पड़ेगा थोड़ा सिस्टम से। ऐसा ही है, वो भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, इसके जगह पर और कौन सा यूनिट क्या कर सकते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं, ये पता करना है। इसके लिए बच्चा पार्टी आपको मालूम है फोर्स का फार्मूला पहले याद रखो। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, पहली बात देखो आपको निकालना क्या है, इनमें क्या दिया है, ये फोर्स है, न्यूटन एक क्या फोर्स है, न्यूटन है क्या है वो। अगर न्यूटन अगर यार मेरे को बताओ फोर्स को क्या में मेजर करते हैं, न्यूटन में गिनते हैं ना यार। तो मुझे पहले फोर्स का फार्मूला मालूम होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी को उसने यार सिंपलीफाइड किया है, उसी को उसने उल्टा पुल्टा घुमाया है, मतलब उसका मुझे वो सिस्टम से क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट निकालना पड़ेगा। F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। दूसरी बात, दूसरी तरफ अगर देखते हो तो F का अगर फार्मूला अगर ऐसा भी है कि फोर्स का फार्मूला दूसरा R में अगर देखो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में क्या होता है, R का स्क्वायर। समझ में बात आ रही है, R का स्क्वायर आप लोग अपॉन में ले सकते हो या D का स्क्वायर ले सकते हो, D का स्क्वायर भी ले सकते हो, R का स्क्वायर भी आप लोग ले सकते हो। समझ में बात आ रही है, मैंने कहा इसको D का स्क्वायर भी बोलते हैं, R का स्क्वायर बोलते हैं, याद रखना डिस्टेंस है वो, ठीक है। अब मुझे बताओ इसी फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, मुझे वैल्यू किसकी निकालना है, G की वैल्यू है, तो G को क्या करो बच्चा पार्टी बाहर निकालो। G को बाहर निकालोगे F उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, F ये डिनोमिनेटर के साथ ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, F R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, F R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अरे बच्चा पार्टी अगर बात करोगे तो ये देखो सिंपल सी बात है, आपको किसको बाहर निकालना है, G को बाहर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, F R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और कैपिटल M और स्मॉल m नीचे आ जाएगा। समझ बात आ रही, कैपिटल M और स्मॉल m क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ, इसको M1 M2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको इसको M1 M2 करना है, दो ऑब्जेक्ट का मास M1 M2, तो भाई इसमें भी क्या हो जाएगा, M1 और क्या बन जाएगा, M1 और क्या बन जाएगा, M2 बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैंने क्या किया, अब ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर बात करोगे क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी क्या होता है, मीटर पर सेकंड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर बात करोगे, और ये जो r मतलब क्या है, ये रेडियस है, रेडियस हमेशा मीटर में गिनते हैं, लेकिन यहाँ r का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और ये केजी है तो ये पहले वाले का भी केजी, दूसरे वाले का भी केजी, पहले वाले का भी केजी, दूसरे वाले का भी केजी, तो केजी केजी क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में बात आ रही है, तो केजी केजी, केजी से केजी कैंसल, केजी से केजी कैंसल, बचा क्या बच्चा पार्टी, यहाँ पर बच गया क्या, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बच गया, केजी बच गया, क्या बच गया, केजी बच गया, ठीक है। अब जाकर के इसको थोड़ा सा सिंपलीफाइड कर देते, थोड़ा सा सिंपलीफाइड कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर या मीटर ऊपर आ गया तो क्या हो गया, मीटर का क्या हो गया, क्यूब हो गया, तो ये ऊपर आने से ऊपर कूदेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसके साथ में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, केजी पर क्या हो जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, केजी प्लस क्या हो जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन अगर है तो देख लो, ऐसा कोई ऑप्शन अगर मीटर क्यूब पर केजी का स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस फर्स्ट नंबर का है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चा पार्टी, आपकी जो बुक है उसके अंदर में पीछे आंसर इसका ये वाला दिया है, पीछे आंसर ये वाला दिया, बट ये आंसर कतई नहीं आता, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो गलती है, उनसे मिस्टेक हो गई है, तो ये वाला आंसर कभी नहीं आएगा। आंसर क्या होगा, मीटर का क्यूब प्लस वाई क्या होगा, केजी का सेकंड का स्क्वायर। मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड दिस इज अ मीटर क्यूब पर बाय केजी का सेकंड का स्क्वायर। बहुत सारी मिस्टेक्स होती है बुक्स के अंदर में, वो हमको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम बुक आई है, जल्दी जल्दी में सबके बुक आई है तो होता है कि मिस्टेक्स वहां हो जाती है, तो वो ऑप्शन गलत दिया है पीछे में टारगेट उस बुक के ऊपर में जो तुम्हारी सीईटी की बुक आपने खरीदे हो, उसका अंदर में ये ऑप्शन सही आता है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं आता। समझ में आता है, इस चीज पर फोकस करना। अगर आपने वही पब्लिकेशन अगर ले रहे हो अगर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तो वहां का ये क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट कर लीजिएगा अपने आंसर को, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 11वें नंबर का क्वेश्चन, 11वें नंबर का क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, क्या बोलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन, दो स्टोन है जिनका मास 1 kg है, मास सेम है, दोनों का मास क्या है 1 kg, तब जाकर के सेपरेटेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस है वैक्यूम के अंदर। तो सिंपल बात है, वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम में क्या होगा, ग्रेविटी तो हर जगह क्या होती है, सेम होती है,
तो किसके बराबर होगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर होगी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 6.675 × 10⁻11 है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर था, यहाँ 4 से तो क्या आ गया? न्यूटन हो गया। तो मतलब उसी के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज होने वाली नहीं है। समझे बात आ रही क्या? तो मतलब यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। 6.675 × 10⁻11 न्यूटन हो गए 11 क्वेश्चन। करोगे? हाँ। तो बच्चा पार्टी ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूं, देखो बच्चा पार्टी यहाँ पर देखो, बहुत जबरदस्त दिमाग की दही करने वाला और एक क्वेश्चन यहाँ लगेगा आपका दिमाग, एक दिमाग की दही कर देने वाला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। सोचो जरा, सोचो जरा, रुको जरा, सब्र करो और सोचो। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो किसी ऑर्बिट में फिट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट में फिट है बच्चा पार्टी सुनो। और इसके अंदर में अगर बात करोगे, रेडियो वेव्स क्या होती है, वहां से निकलती है सिग्नल, क्योंकि आपको मालूम है डिस्टेंस पता करने के लिए रेडियो व्यक्तियों के बाद वहां पर ट्रांसमीटर होता है। अगर बात करोगे, ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है। एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसफर करता है, रिसीवर क्या करता है? उस सिग्नल को रिसीव करता है। तो बच्चा पार्टी इसके लिए थोड़ी चीजें अपने को मालूम होना चाहिए, किसको कितना, अगर वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो जिस डिस्टेंस पर होता है ना, उस डिस्टेंस पर जो होता है, जिस डिस्टेंस पर होता है, तो उसको वो अगर 0.13 सेकंड लगते हैं, इतने सेकंड में वो कितना डिस्टेंस अगर ट्रैवल करेगा? 38,000 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 38,000 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। कितना डिस्टेंस? 0.13 सेकंड के अंदर में 38,000 अगर बात करेगा किलोमीटर क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और वही उसका डिस्टेंस होता है। वहां पर ही वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो मतलब यहां से लेकर के उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 38। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर उसका डिस्टेंस कितना है हमारे यहां से सैटेलाइट का, 38,000 किलोमीटर है, और इसके लिए उसको ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लग रहा है? टाइम करने के लिए, जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 0.13 सेकंड टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 0.13 सेकंड। अब मुझे बताओ, अब वो यहां से गया, यहां से सिग्नल गया, वो अब जाएगा, तो उसको वापस आने के लिए बीच क्या लगेगा? उतना लगेगा। हमने 9th क्लास में सोनार टेक्निक में पढ़े थे, सोनार पढ़े थे ना, उसमें हमने 9th क्लास में डेप्थ गिने थे ना, कितनी खोली होती, कितनी गहराई होती है। तो गहराई गिनने के लिए समुद्र के हम इसको यूज करते हैं। तो जितना जाने का समय उतना आने का समय, यही सिस्टम बैट में होता है। वो डिस्टेंस में आगे कौन है वो देखने का, उसको दिखता नहीं, वो सोनार टेक्निक होती है, उससे डिस्टेंस पता करती है। तो बच्चा पार्टी मतलब इसको अगर जाने के लिए 0.13 सेकंड लगा, तो मतलब अगर बात करेंगे इसके लिए, तो वापस आने के लिए भी कितना लगेगा? 0.13 होगा। तो 0.13 में अगर बात करते हो, तो मतलब इसको अगर कहेगा होगा तो कितना होगा? 0.13 प्लस क्या करना पड़ेगा? 0.13। 0.13 इसका मतलब इन दोनों टाइम को ऐड कर दो, 30,000 प्लस कितना हो जाएगा? 38 क्या हो जाएगा? 30। या फिर अगर बात करें ऐसा भी नहीं भी किया तो भी चल जाता है, ऐसा नहीं भी किया तो भी चल जाता है, दोनों को ऐड कर दो, इसका टाइम ले लो, पहले इतना कर दो, इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। चलो एक तरीका और है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? तो चलो लगाओ, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 0.26। 13 और 26 होते हैं ना, इतना तो समझ में आता है, 26 आया। अगर मुझे 0.26 और 0.26, मुझे क्या पूछा था? टाइम ही तो पूछा था ना, मुझे टाइम ही पूछा है। तो 0.26 को अगर फ्रैक्शन में लेते हो तो 0.26 का फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। तो 1/4 सेकंड इतना तुम्हारा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। मतलब जाने के लिए 0.13, तो आने के लिए 0.13, इतने डिस्टेंस उसका है, और इतना लेकर जाने के लगा तो आने के लिए उतना डिस्टेंस लगेगा, तो 1/4 सेकंड। ये इसका 0.26 का फ्रैक्शन वैल्यू है, और ऐसी वैल्यू यहां पर है क्या? यस यस है, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 1/4 सेकंड इज द फाइनल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझा। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। देखो बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, खतरनाक काम है। आपके पास में अगर बात किया है, उसने अगर वैल्यू को दिया, तो मैं कंसीडर करता हूं कि मैं पहले एक एक से शुरुआत करता हूं। मैं एक एक से शुरुआत करने का प्रयास करता हूं कि अगर बात कर रहा हूं तो एक एक से अगर शुरुआत करते, तो बच्चा पार्टी मुझे बताओ कि यहां पर अगर मैं जी की वैल्यू अगर लेता हूं, तो जी की जी इक्वल टू, अगर मैं क्या करता हूं, जी इक्वल टू क्या हो गया कि यहां पर अगर बात करोगे जी आर का क्या लेते हो? स्क्वायर बाय, अगर जी आर का स्क्वायर है, और डिवाइडेड में क्या है? यम। डिवाइडेड में क्या है? यम। तो भाई जी इक्वल टू कंसीडर करता हूं, मानने के बाद में नहीं आएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा?
मैं जी स्क्वायर लूंगा। पहले बात तो देख लेते, जी इक्वल टू जी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अगर बात करता हूँ तो इसको यहाँ पर निकालता हूँ, तो मैं यहाँ से जी को बाहर निकाल दिया। अगर मैंने यहाँ पर जी को बाहर निकाल दिया तो जी एम के साथ में ऊपर चला जाएगा, जी एम अपॉन में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सही आ रही है उससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ रही है, सही आ रही है। मतलब जो क्या था, मतलब यहाँ क्या था, जी था। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को उसने रीअरेंज कर दिया है। मतलब उसने वो बताना चाह रहा था कि जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, लेकिन किया क्या उसने, जी आर का स्क्वायर कर दिया, हमको इधर जी को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या हो गया, उसी का मतलब क्या है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन में क्या है, आर का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर इसने जो बताया नहीं तो वो क्या नहीं बताया उसने, जी नहीं बताया। मतलब ये वैल्यू किसकी है, जी की है। किसकी है, जी की वैल्यू है। समझ में आ रही? तो ऐसा कोई ऑप्शन कैपिटल जी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ मुन्ना दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन ये, तो जी तो ये ऑप्शन हो गया ना मुन्ना। भैया जी ऐसा है, ऐसा है भैया जी। देखो बच्चा भाई क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। देखो भाई एक जी है, बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी को माने तो हमको सबको मालूम है। देन द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल बाय मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, वर्टिकल डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया। समझ में? वर्टिकल डिस्टेंस क्या हुआ, ट्रैवल हुआ इन टाइम टी। अब वो किसके इक्वल टू होगा बोले, मतलब टी कितना किसके इक्वल होगा। अब वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो मुझे मतलब यहां निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे। यहां क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो याद करो न्यूटन बाबा का ऐसा कोई लॉ कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट बताया गया होगा, याद कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट का देखो न्यूटन का सेकंड मोशन का इक्वेशन है। मोशन का सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस, अगर बात करोगे 1/2 क्या, at का स्क्वायर। बट यहां पर क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, g होगा। a इक्वल टू g होगा तो ये क्या बन जाएगा, ut प्लस क्या हो जाएगा, ut प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, a gt का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट एक रुका होगा फिर उसके बाद में जुड़ा होगा, एक्सटेंट मोशन में तो आया नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी कुछ है लेकिन स्टार्टिंग में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, u कितना हो गया, 0 हो गया। 0 से t से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 हो गया। तो बचा क्या, t भी कट गया। कैसे कटा समझ लेना, ये u इंटू अगर ये 0 है, ये वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 होगी, और प्लस क्या बच गया 1/2 क्या बच गया 1/2 gt का स्क्वायर। इसका मतलब यस इज इक्वल टू क्या हुआ 1/2 gt का स्क्वायर हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लो 1/2 gt का स्क्वायर ऑप्शन है क्या कहीं, अरे 1/2 gt का स्क्वायर ऑप्शन है क्या, यस फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मौज कर दी भैया जी, मौज कर दी यार, मौज कर दी, मौज कर दी। ले लो इसको। देखो बच्चा पार्टी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। ये समझ नहीं रहा है ना शोर कैसा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो भाई। एक अर्थ है, अर्थ के अंदर में ग्रेविटी है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, देखो क्वेश्चन को, अर्थ के अंदर की ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप क्या बोल देते हैं, जीई बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जी। अर्थ के अंदर ग्रेविटी को जी बोल देते हैं। तो जी तो कभी चेंज होता नहीं, लेकिन उसकी ग्रेविटी अगर बात करोगे तो जी यम है, तो इसको मैं क्या बोल दिया, यम ई बोल दिया। क्या बोल दिया, यम ई अपॉन में आर ई का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अरे ई क्यों लगाते जा रहे हो इनके पीछे, क्योंकि दो दो है, एक प्लैनेट की भी है और ग्रेविटी किसकी भी है, अर्थ की भी है। लेकिन प्लैनेट का ग्रेविटी कितनी मालूम नहीं है, हमको उसका रिलेशन शो करना है कि 2 गुना रेडियस अगर वो प्लैनेट की है और 2 गुना मास है, अर्थ से 2 गुना बड़ा प्लैनेट है और 2 गुना मास है, तो वहां पर ग्रेविटी कितनी होगी वो हमको निकालना है। तो वो भी किसके कंपेयर करके, अर्थ की ग्रेविटी के मुकाबले कितनी ज्यादा होगी वो हमको वहां पर निकालना है। तो मतलब आप यहाँ पर तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। मैं दूसरा प्लैनेट के ऊपर बात करता हूँ, तो प्लैनेट की ग्रेविटी को जीपी बोल दिया। क्या बोल दिया, जीपी। उसका फार्मूला जी का फार्मूला है ना, क्या जी, जी का फार्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू जीएम अपॉन में क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है ना बच्चा पार्टी। उसी से तो उठा रहा हूं मैं फार्मूले को, ये इसी फार्मूले से आया, ये भी इसी फार्मूले से आया। तो मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा जी कांस्टेंट होता है, उसको फी लगाते नहीं बटना, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कभी वैल्यू चेंज नहीं होती। और यहाँ एम पी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पक्का नहीं पक्का। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो जीपी का निकालना है तो उसको बाहर कर दो, जीपी का निकालना है तो क्या कर दो, बाहर कर दो। जीपी का निकालना है तो क्या कर दो, बाहर कर दो। या फिर इसको अर्थ की ग्रेविटी को सिर्फ जी रखो, अर्थ की ग्रेविटी को क्या रखो, सिर्फ जी रखो, और प्लैनेट की ग्रेविटी को सिर्फ टी कर दो। समझा, अर्थ की ग्रेविटी को जी रखो, इतना तो समझ में आ रहा है। ये तो अपन प्लैनेट जी करके पीपी लगा दिए।
ठीक है। दोनों को कंबाइन करते हैं, जीपी को लिखाओगे तो जीपी को लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चला जाएगा, ये अगर बात करोगे ये ऊपर नीचे चला जाएगा। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला, तो मास दोनों का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, यम हो जाएगा, ये अर्थ का मास है और इसका मास हो जाएगा डिवाइड करके चला जाएगा यम पी में। कैलकुलेशन तो इतना मैथमेटिक्स तो पढ़ लिया हम लोगों ने। और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में ये देखो ये आर का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो ये आर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर अपॉन में, और ये क्या जो आरपी का स्क्वायर हो जाएगा, आरपी का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही बचेगा क्योंकि जी से जी भस्म हो जाएगा, जी से जी क्या हो जाएगा भस्म, बचा कौन सा ये वाला जी, तो ये वाला जी इनके बाहर निकल जाएगा, ये वाला जी क्या हो जाएगा बाहर। मैंने इस जी को लिया ना, दोनों को इक्वेशन को कंबाइन किया, दोनों इक्वेशन को क्या किया कंबाइन किया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अर्थ का मास देखो, ये मास जितना अर्थ का होगा, मास जितना अर्थ होगा तो उस प्लैनेट का उससे 2 गुना बड़ा मास है, तो मतलब अर्थ का मास को कंसीडर किया ये है, वैल्यू नहीं ना मेरे पास में, तो उससे 2 गुना है मतलब क्या है, ट्वाइस है। समझ में बात आ रही। और मैं इस टर्म को क्या कर सकता हूँ, दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी है, आरपी है और आरपी का स्क्वायर है तो मैं दोनों को होल स्क्वायर बना सकता हूँ। तो आर अपॉन में क्या बोल दिया, आरपी का स्क्वायर है, तो आरपी का स्क्वायर तो मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी होल स्क्वायर और जी जैसे का वैसा। तो बच्चा पढ़े, लेकिन एक और चीज कर सकता है, जैसे इसको भी जैसे का वैसा रखा, एम जैसे का वैसा रखा, एमपी को जैसे का वैसा रखा। अब वैल्यू पुट करता हूँ, तो अगर मैंने कंसीडर किया, इमेजिन किया, ख्याल ही पूरा बकाया, हमसे कितना गुना 2 गुना, तो हम कितना गुना 1 गुना, हमारा अर्थ का मास कितना गुना है फिर 1 गुना। समझ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना पांडे जी। हाँ, तो हमारा मास 1 गुना है तो 1 और उसका 2 गुना है तो ट्वाइस कर दिया उसकी जगह पर। इनटू बच्चा पार्टी अपने रेडियस में भी ट्वाइस है, हमारी अर्थ की रेडियस अगर क्या 1 है, अर्थ की रेडियस क्या है 1 है, तो उसकी रेडियस कितनी है फिर 2 है, तो 1/2, लेकिन इनका होल स्क्वायर है। और जी जैसे का वैसा, जी जैसे का वैसा। अब ये कितना हो जाएगा, अरे बच्चा पार्टी अगर बात करो, लेकिन उल्टा हो गया क्या, यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर उल्टा हुआ, एमपी ऊपर जाना चाहिए और एम नीचे होना चाहिए, एमपी ऊपर जाना चाहिए और एम नीचे होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 बाय कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने इसको रीअरेंज किया ना, एमपी ऊपर जाना चाहिए ना, उल्टा पुल्टा क्रॉस में जाते हैं ना, किस में जाते हैं, क्रॉस में आते हैं। तो भाई ऐसा हो गया, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब ये तो ये 2 है तो 1 तो लिखते हैं नीचे में, 2 जैसे का वैसा, और अगर बात करोगे इनटू कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा बच्चा पार्टी। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये कट जाएगा बच्चा पार्टी, ये कट जाएगा, 2 बचेगा, तो मतलब क्या बच जाएगा यहाँ पर, अभी यार जी खा गया वो भी, ठीक है, जी खा गया मैं भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये बच गया क्या, ये क्या हो गया जी बाय क्या हो गया 2 हो गया, g/2, तो जी हमको मालूम है, इधर लिख दो बच्चा पार्टी, इधर लिख दो, अभी इधर लिख दो, जी हमको मालूम है कि जी कांस्टेंट, अभी ये जी बचा था ना, तो g/2 हो गया, ये g/2, तो g/2 बच गया। अब एक स्टेप बढ़ा देता हूं यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ g है, ठीक है। अब बच्चा पार्टी ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 और इनटू क्या हो गया g, 1/2 g, तो 1/2 g मतलब क्या हो गया g अपन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, g अपॉन 2 हो गया। g की वैल्यू कितनी है 9.8 है, 9 मीटर पर सेकंड अर्थ के ऊपर, तो उससे आधी होगी मतलब 2 हाफ होगी, तो 9.8 की हाफ मतलब कितना हो गया 4.9 क्या हो गया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, कहीं देखो दोनों, ऐसा ऑप्शन है क्या 4.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यस है, ये 4.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, मतलब हमारा आंसर ए आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ऐसा मामला है बच्चा पार्टी, मजा आ गया बच्चा पार्टी। अभी तक का सबसे फाड़ू क्वेश्चन, अभी तक का सबसे फाड़ू क्वेश्चन, दिमाग की दही कर देने वाला ऐसा क्वेश्चन है। समझ बात आ रही, कुछ नहीं समझ रहा है, देखने के बाद में कैसा क्या होगा, थ्योरेटिकल है कि क्या है कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं समझ रहा है। वाह बेटा सीईटी 10वीं क्लास का बच्चा जिसका दिमाग अभी बराबर तरीके से बिल्कुल मैच्योर नहीं है, और वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, तो चलो देखते ही, बनाते नहीं यार कैसा है, लेकिन पढ़े तो हो आपने, पढ़े तो आपने, तो बनाना तो पड़ेगा ही। एक चीज मुझे बताओ, इसका अगर कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का और ग्रेविटी का, इसका कॉन्सेप्ट आपको देखना है, तो आपको पहली बात तो बता दूं, अगर बात कर दो तो थोड़ा सा फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, एक बात आपको मालूम होगा, वी नो दैट, एक चीज आपको मालूम होगी, वी नो दैट, अगर एक चीज मालूम है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, पहली बात तो मास इनटू क्या होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह पर मास इनटू ग्रेविटी लूंगा। समझ में बात आ रही, एक इक्वेशन ले लिया,
समझ में बात आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर बात करते हो तो यहाँ पर अगर इसमें अगर मैं यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू को पुट करता है, फोर्स की वैल्यू, एक फार्मूला लो, F इज इक्वल टू क्या होता है दूसरा वाला, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में क्या होता है R का स्क्वायर। ये भी फार्मूला है, समझ में आता है, ये भी एक क्या है फार्मूला है। अब मुझे क्या करना है, इसको इस फोर्स का पावर वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो, तो मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो गया G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में क्या हो गया R का स्क्वायर हो गया। देख लो पहले बच्चा पार्टी मैं क्या करते जा रहा हूँ, समझ में बात आ रही क्या। तो m से m को क्या हो जाएगा, ये जो m है mg छोटा वाला m था ना बच्चा पार्टी, समझ में आता है, छोटा वाला था, ये m से ये वाला m क्या हो गया असम। तो बच्चा क्या G इज इक्वल टू क्या बच गया gm अपॉन में क्या बच गया R का स्क्वायर। भाई बात आई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू दे लो, अगर बात करो अब देखो इसके m को बाहर निकालो, मास को बाहर निकालो, मास को अगर बाहर निकाल दिया ये फार्मूला चेंज होगा, ये इसके साथ में ऊपर जाएगा, जी आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, जी आर का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कॉन्सेप्ट कितना है, मास और किसका है ये इसका रिलेशन हो गया। अब डेंसिटी की तरफ जाओ, ये डेंसिटी के साथ, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या होगा कैपिटल एम अपॉन में क्या होगा वी होगा। कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास में निकली हुई है, कैपिटल एम की वैल्यू ये हमारे पास में है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब कैपिटल एम की वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये डेंसिटी जैसे का वैसा, कैपिटल एम मतलब क्या हो जाएगा जी आर का स्क्वायर और अपॉन में क्या है जी आर का स्क्वायर अपॉन में जी, और ये पहला वाला वी जैसे का वैसा, ये वी जैसे का वैसा। ये कहां से है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहां से है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये कहां से है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें अगर बात करते हो इतना निकालते हो, तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने का प्रयास कर देते हैं। तो यहाँ पर जीआर का स्क्वायर अगर बात की इतना कुछ दिया है क्या, तो इसका मतलब कुछ नहीं हो गया इतना चाहिए, तो मतलब सिंपल बात है ऐसा आया। तो मुझे बताओ ये चीज अगर न्यूमरेटर में आए डेंसिटी और मेरे को किसका रिलेशन शो करना है ग्रेविटी का, डेंसिटी और किसका रिलेशन शो करना है ग्रेविटी का, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। तो याद रखना बेटा जो भी चीजें न्यूमरेटर में आती है ना, न्यूमरेटर में आने वाली चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, न्यूमरेटर में आने वाली चीजें डायरेक्टली, और वो डिनोमिनेटर में गया मतलब 1/2 के फॉर्म में गया, डिनोमिनेटर में गया मतलब किस फॉर्म में गया 1/2 के फॉर्म में गया, तो वो कैसा हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जी कहां पर आया न्यूमर ऊपर आया न्यूमरेटर में आया, मतलब ये डेंसिटी ग्रेविटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है बढ़ रही है, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी ऑप्शन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा जी जी, मतलब यहां पर बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलोगे प्रोपोर्शनल टू जी। दैट्स ऑल बच्चा पार्टी। तो ऐसे इतने हमारे क्वेश्चंस है कि जो बड़े इंपॉर्टेंट लगे मुझे, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है चैप्टर में, वो आपको समझ में आ जाएगा। जहां भी आपके डाउट होगे, जहां भी आपकी क्यूरीज होगी और भी इस वीडियो से जुड़ी हुई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, मैं कमेंट सेक्शन में और भी उन चीजों को आपको बताता रहूंगा आपको, और आपके जो भी सवाल जवाब सीईटी से जुड़े हुए होंगे और जो साइंस से रिलेटेड होंगे हम उनका क्लियर करते जाएंगे बच्चा पार्टी। हमारा मोटो सिर्फ एक है कि एक फ्रीली नॉलेज देना आप लोगों को, और आप लोगों को सीईटी की एग्जाम में आपको हेल्प करना, ये हमारा मोटो है, समझ में आ रही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, बिकॉज फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू अपकमिंग वीडियोस, आपको नए अपकमिंग वीडियो चाहिए मेरे, मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगा, उसमें उस वीडियो का आपको अगर नोटिफिकेशन मिलना चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, मतलब मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा आपको उसकी लिंक आएगी। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी। तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। आज हमने ग्रेविटेशन के चैप्टर को कवर किए, इस चैप्टर के जो हार्ड क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे जो मेरे पास में अवेलेबल थे वो मैंने किया, आप अपने पास के क्वेश्चन और निकालो और उनको आप क्या करो प्रिपेयर करो। समझ में आता है, मेरे भरोसे उतने जाएंगे जरूरी नहीं, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बोला, ऐसे आएंगे, ऐसा पूछा जाता है। समझ में बात आ रही है, बस इस तरीके से समझ में बात आ रही है। तो कल हम नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, सेकंड चैप्टर के साथ में मिलेंगे, कौन उसका नाम है शायद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होगा, उसके ऊपर में हम इस चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं कल हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, घर पे रहो, ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, ठीक है।